आप देख रहे हैं मेडिकेयर न्यूज टीवी खबरों। सब्सक्राइब करें बी द रोलर ऑफ टेक्स्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक्स्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीए संजय थरेजा आप सब लोगों का बी द रोलर टेक्स्ट में फिर से स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो फार्मा कंपनी, केमिस्ट, स्टॉकिस्ट, मेडिसिन लाइन से जुड़े हुए व्यापारियों से रिलेटेड है। इसके अंदर हम लोग आपसे जो आज डिस्कशन करेंगे कि मेडिसिन में जीएसटी पर क्या रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है। जब एक प्रिंसिपल डीलर अपने किसी एजेंट या स्टॉकिस्ट को माल भेजेगा तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा। जो मेडिसिन फ्री सैंपल के रूप में डॉक्टर्स या स्टॉकिस्ट को फ्री बांटी जाएंगी उस पर जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट होगा। यदि मेडिसिन एक्सपायर हो जाती हैं उसमें जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट दिया गया है। ई वे बिल कैसे जनरेट होगा, कितने रिटर्न्स फाइल करनी है। जो 30 जून को हमारे पास स्टॉक बचा हुआ होगा उस पर इनपुट टैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंसेंटिव्स, डिस्काउंट्स, इन सब के ट्रीटमेंट के ऊपर आज हम लोग फार्मा कंपनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेडिसिन पर जीएसटी में क्या रेट एप्लीकेबल होगा। जैसे हम सब लोगों को आइडिया हो रहा है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लगने जा रहा है और गुड्स के रेट्स भी सरकार ने डिफाइन कर दिए हैं। मेडिसिन के ऊपर सरकार ने 5% टैक्स फाइनल किया है और यदि आप ह्यूमन ब्लड या उसके कंपोनेंट्स या कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स में डील कर रहे हैं तो वो 0 रेट की कैटेगरी में डाला गया है। इसके अलावा यदि आप बैंडेज, गॉज या आयुर्वेदिक मेडिसिन में डील कर रहे हैं तो वहाँ रेट ऑफ टैक्स 12% रखा गया है। एज कंपेरिजन टू हम लोग अगर बात करते हैं वैट से या किसी और स्टेट एक्ट से तो मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। मेडिसिन के ऊपर जो रेट था वही रेट रखा गया है। मुझे नहीं लगता कि मेडिसिन के रेट्स के अंदर कोई जीएसटी लगने के बाद कोई ड्रास्टिक या कोई प्लस माइनस चेंजेस आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं स्टॉकिस्ट के बारे में, क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के बारे में। जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने किसी राज्य के अंदर किसी स्टॉकिस्ट को अपॉइंट कर देती है या सीएडएफ बना देती है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस डीलर को जब गुड्स भेजती है तो उसका जीएसटी में क्या ट्रीटमेंट होने जा रहा है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा में जो वैट एक्ट के हिसाब से हम बात कर रहे थे तो जब एक प्रिंसिपल डीलर अपने किसी स्टॉकिस्ट को या अपनी ब्रांच को या किसी एजेंट को गुड्स डिलीवर करता था तो अगेंस्ट एफओ वो गुड्स डिलीवर होती थी और उसके ऊपर कोई भी टैक्सेस चार्ज नहीं होते थे। बट जीएसटी ने प्रिंसिपल और एजेंट और प्रिंसिपल को शेड्यूल 1.3 के हिसाब से रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में कवर किया है। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में अगर आपके बीच में कंसिडरेशन एक्सचेंज हो रहा है मॉनेटरी रूप में या नहीं हो रहा, इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। अगर आप रिलेटेड पर्सन हो तो जीएसटी आप पे चार्ज होगा। दूसरे शब्दों में बात करते हैं कि शेड्यूल 1.3 ये कह रहा है कि प्रिंसिपल और स्टॉकिस्ट, एजेंट, क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट रिलेटेड पर्सन है और जब गुड्स ट्रांसफर होंगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट जीएसटी चार्ज होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने स्टॉकिस्ट को माल भेजा तो वो जीएसटी चार्ज करेगा और जब वो जीएसटी चार्ज करेगा तो अपने रिटर्न में शो करेंगे और रिटर्न में जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो टैक्स लायबिलिटी को वो पे करेंगे। और जब स्टॉकिस्ट कोई माल रिसीव करेगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल तो वो उस पर जो टैक्स पे करके आ रहा है उसको अपने रिटर्न्स के अंदर इनपुट टैक्स के रूप में उसका वो एडवांटेज लेगा। कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये सेकेंडरी मैटर हो जाएगा। प्राइमरी मेथड क्या रहेगा कि दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन में कवर हो रही हैं, दोनों को डिफरेंट पर्सन माना गया है और टैक्स लायबिलिटी आ रही है। जब टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो जब रेट में फ्लक्चुएशन आएगा, क्वांटिटी में प्लस माइनस होगा तो वही डेबिट और क्रेडिट नोट आपको इशू करने पड़ेंगे। क्योंकि ऑलरेडी अगर स्टॉकिस्ट ने गुड्स कोई परचेज करी हैं डीलर से अपनी प्रिंसिपल
डीलर से, तो उसको उसने अपने रिटर्न में शो किया है और उसका जो इनपुट टैक्स जो ऑलरेडी टैक्स वो पे करके आए हैं उस पर जो टैक्स बना उसने उसको अपने रिटर्न्स में शो करके उसका एडवांटेज वो ऑलरेडी आउटपुट टैक्स से घटाकर ले चुका है। और यदि 1 महीने 2 महीने के बाद कोई डेबिट क्रेडिट नोट या कोई रेट पे फ्लक्चुएशन आ रही है, क्वांटिटी के अंदर कुछ मिसमैच है, तो उस दौरान वो डेबिट और क्रेडिट नोट के थ्रू उस पर टैक्स चार्ज करके उनको इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स को रिवर्सल करेंगे। आपको जब भी डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करना है तो आपको ओरिजिनल बिल के साथ उसको इनवॉइस करना जरूरी हो जाएगा। अभी तक हम वैट रिटर्न्स के अंदर ओरिजिनल बिल के साथ इनवॉइस बहुत कम किया करते थे, लेकिन जीएसटी के अंदर कंपल्शन ये आ गई है कि जब भी आप गुड्स को प्लस माइनस करने जा रहे हैं रेट्स के कारण या क्वांटिटी के कारण या कोई और भी सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं, तो इस दौरान जब भी आप ये नोट इशू करेंगे, चाहे प्रिंसिपल इशू करेगा या एजेंट इशू करेगा, तो उसको अपने रिटर्न में ये दर्शाना होगा, ये बताना होगा कि ये डेबिट क्रेडिट नोट मेरा उस बिल से रिलेटेड है, उस इनवॉइस से रिलेटेड है। जो ओरिजिनल इनवॉइस है उसकी पूरी डिटेल आपको पंच करनी पड़ेगी और हर पॉइंट के ऊपर वहां पे स्टार लगे हुए। स्टार का मतलब ये है कि वहां कंपल्शन है कि आपको उसका बिल नंबर, उसकी डेट, उसका इनवॉइस की सारी डिटेल्स दोबारा से पंच करनी है, जब जाके आपके रिटर्न अपलोड हो पाएगी। अब हमने ये जो बात करी है आपसे स्टॉकिस्ट वाली, अब कई बार सर्कमस्टांसिस ऐसे हो जाते हैं कि प्रिंसिपल एजेंट को ये कहता है कि आप मेरे बिहाफ पे सारी गुड्स कलेक्ट करें और एजेंट उसके बिहाफ पे सारी गुड्स कलेक्ट करता है और वो प्रिंसिपल को डिलीवर करेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एजेंट को भी जब वो प्रिंसिपल को गुड्स सप्लाई करेगा, डिलीवरी देगा, सर्विसेज देगा, तो उसको भी टैक्स चार्ज करना होगा। दोनों कंडीशंस के अंदर टैक्सेस चार्ज होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्री सैंपल्स की। फार्मा कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा जो हम लोग अभी तक अपने पास्ट एक्सपीरियंस उसको देखते रहे हैं, जो डिबेटेबल इशू रह जाता था, वो था फ्री सैंपल्स का। जीएसटी में इसका क्या ट्रीटमेंट दिया गया है? यदि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी डॉक्टर को फ्री सैंपल्स देती है तो वो रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हमारी शेड्यूल 1 में दी गई ही है, वो उसके अंदर कवर नहीं हो रहा, तो फ्री सैंपल के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और यदि फार्मा कंपनी ने अपने स्टॉकिस्ट को माल डिलीवरी करती दफा फ्री सैंपल भी साथ भेज दिए हैं और उसके अंदर उसने डिफाइन नहीं किया गया ये फ्री सैंपल्स हैं, तो पूरा का पूरा फ्री सैंपल्स पे भी टैक्स चार्ज हो जाएगा। यदि फार्मा कंपनी ने अपने स्टॉकिस्ट को डॉक्टर्स को देने के लिए या स्टॉकिस्ट को देने के लिए, केमिस्ट को देने के लिए कुछ फ्री सैंपल्स की स्कीम्स लॉन्च की हैं, तो उसका उनको अलग इनवॉइस डालना पड़ेगा और उस पर मेंशन करके देना पड़ेगा कि ये फ्री सैंपल्स के लिए गुड्स डिलीवर हो रही हैं और इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। उस समय जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखना होगा आपको कि अगर आप गुड्स डिलीवर कर रहे हैं और वो आगे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होनी है तो आपको ये सारा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट्स की, इंसेंटिव्स की, कमीशंस की। जब एक फार्मा कंपनी अपने किसी स्टॉकिस्ट को गुड्स डिलीवर करती है तो वो कई प्रकार की स्कीम्स भी साथ में लॉन्च करती है। कैश डिस्काउंट भी होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट भी होता है, परफॉर्मेंस डिस्काउंट भी होता है। अगर इनवॉइस काटने से पहले ही कंपनी आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल करके आपको कोई डिस्काउंट दे रही है और आपके सेल प्राइस से ही उसको घटा देंगी, तो उस केस के अंदर डिस्काउंट पे आपको कोई जीएसटी नहीं देना। लेकिन अगर आपको कंपनी ये कहती है और आपके साथ एक ऑरल या एक रिटर्न एग्रीमेंट ये हो जाता है कि आप इतना टारगेट पूरा करिए, इतने समय में आप इतना माल उठाइए, या आप हमें इतना जल्दी पेमेंट कर पाएंगे तो इतना कैश डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि फ्यूचर के गर्भगृह में छपा हुआ है कि अगर आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो हम आपको इतना कमीशन देंगे, इतना इंसेंटिव देंगे। तो उस केस के अंदर जब इनवॉइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से या फार्मा कंपनी से स्टॉकिस्ट के पास आएगा या केमिस्ट के पास आएगा तो फुल वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। और जब आप स्कीम अचीव कर लेंगे या पेमेंट पर टाइम पर पेमेंट कर देंगे या आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही और आपको कोई परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो उन सब की एडजस्टमेंट आपको डेबिट और क्रेडिट नोट के थ्रू करनी पड़ेगी। उस पर टैक्स चार्ज करना पड़ेगा और
उस टैक्स को चार्ज करने के बाद वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी या इनपुट टैक्स के अंदर जाके एडजस्टमेंट होगी और वो ई लेजर के अंदर जाके सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक्सपायरी और डैमेजेस गुड्स की, डैमेजेस मेडिसिन के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो स्पेसिफाइड उसके ऊपर एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। किसी में 6 महीने की एक्सपायरी होती है, किसी में साल की होती है, तो किसी में 2 साल की होती है। और यदि केमिस्ट के पास या स्टॉकिस्ट के पास वो गुड्स नहीं बिकती तो उसके पास पड़ी हुई गुड्स एक्सपायर हो जाती हैं। कई बार कांच की शीशों में मेडिसिन होती हैं, वो गिरने से या ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट वो डैमेजेस हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट होगा? एक्सपायरी गुड्स होने पर, गुड्स डैमेज होने के ऊपर आपको जीएसटी उसके ऊपर पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जब आपको गुड्स डिलीवर हुई, आपको जब गुड्स डिलीवर हुई और आपने गुड्स रिसीव करी तो उस पर जो टैक्स बनता था वो आपने ऑलरेडी अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से उसको कवर कर लिया है। तो जो गुड्स आपकी एक्सपायर हो गई हैं उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इस कंडीशन के अंदर आपका और कंपनी का म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है कि जो गुड्स एक्सपायर हो गई और कंपनी को वापस आप कर रहे हैं तो आपको कंपनी के नाम बिलिंग करनी पड़ेगी जिसका माल आपने उठाया हुआ है या जिसके आप स्टॉकिस्ट हैं। और यदि डैमेजेस हो जाती हैं, सेम कंडीशन के साथ सामने कंपनी को बिल इशू करेंगे, उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे और कंपनी आपको उस पर टैक्स पे करेगी और आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ए सेल की एंट्री आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने छोटे व्यापारियों के लिए, केमिस्ट लोगों के लिए या छोटे स्टॉकिस्ट के लिए एक कंपोजिशन स्कीम भी लॉन्च की हुई है। कंपोजिशन स्कीम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे व्यापारी जिनकी सालाना सेल 50 लाख से कम होगी वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंदर आपको सारा का सारा माल जो भी खरीदना है वो रजिस्टर्ड डीलर से खरीदना है, और यदि आप अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई माल खरीदते हैं तो रिवर्सल चार्ज मैकेनिज्म के दौरान इस मेथड के कारण आपको अनरजिस्टर्ड डीलर से जो भी आपने माल खरीदा है उसके ऊपर 5% आपको बिल काटना पड़ेगा अपने खुद के नाम। जब आपने माल खरीदा एक अनरजिस्टर्ड डीलर से, माल खरीदने के बाद एक बिल आप काटेंगे अपने ही फर्म के नाम, उस पर आप टैक्स चार्ज करेंगे और अनरजिस्टर्ड डीलर के बिहाफ पे वो टैक्स आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जाके एडजस्ट होगा और उसका आप इनपुट टैक्स रिवर्सल भी ले पाएंगे। दोनों मेथड्स आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, इनपुट भी करेंगे आप, आउटपुट भी आप करेंगे। और यदि आपने इस कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया तो जब सामने कंज्यूमर आएगा और उसको जब आप बिलिंग करेंगे तो उस दौरान आप सामने वाले कंज्यूमर से कोई भी टैक्स नहीं चार्ज कर सकते, ना सीजीएसटी चार्ज करेंगे, ना आप एसजीएसटी चार्ज करेंगे, ना आप कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। आपकी जितनी सेल बनेगी उसके ऊपर आप लमसम टैक्स आपको देना पड़ेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग के केस के अंदर, इसके अंदर जो सरकार ने जो मैक्सिमम रेट डिसाइड किया वो 1% सीजीएसटी है और 1% एसजीएसटी है, और ट्रेडर के केस में 0.5% सीजीएसटी है और 0.5% एसजीएसटी है। ये सरकार ने एक्ट के अंदर ये मैक्सिमम रेट डिसाइड किए हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर भी। और जब आप कंपोजिशन स्कीम में आप डील कर रहे हैं तो आपको क्वार्टरली मोड में रिटर्न फाइल करनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं इनवॉइस के बारे में। यदि आपकी गुड्स की वैल्यू सामने वाले, अगर आपके पास B2C बिजनेस टू कंज्यूमर अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हैं और आपकी गुड्स की वैल्यू 200 रुपए से कम आ रही है तो आपको हर एक व्यक्ति को बिल काटने की जरूरत नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे बिल मांग रहा है तो आपको जरूर देना पड़ेगा। अदरवाइज ऑप्शन क्या है कि आप टैक्सेबल, अगर आपके डिफरेंट आइटम्स में आप डील कर रहे हैं, 5% में डील कर रहे हैं, टैक्स फ्री में डील कर रहे हैं या 12% में डील कर रहे हैं, तो उसकी एक आप लिस्ट बनाएंगे पूरे दिन की। और जब आप दुकान बढ़ा के या जब आप ऑफिस बंद करके अपना जाएंगे तो जो लिस्ट आपने बनाई है उस लिस्ट के हिसाब से एक बिल आप काट देंगे, टैक्सेबल का अलग से 5% का, 12% का अलग से, टैक्स फ्री का अलग से। कंडीशन केवल ये है कि पर बिल की वैल्यू आपकी 200 रुपए से कम होनी चाहिए। और यदि आप बिजनेस टू बिजनेस मतलब 1 टिन टू अदर टिन आप रजिस्टर्ड डीलर को आप माल बेच रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको उसको बिल काट के देना ही पड़ेगा। बिल आप कंप्यूटराइज भी रख सकते हैं, बिल आप मैनुअल भी रख सकते हैं। ये स्ट्रीट आपकी ऑप्शन है, डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब आप कोई भी बिल बुक छपवाएंगे
उसमें आपको अपनी फर्म का नाम, अपना GST टिन नंबर, अपना एड्रेस, सीरियल नंबर, डेट, इनवॉइस नंबर, ये सारे पर्टिकुलर्स आपको मेंशन करके देने पड़ेंगे। और जब आप सामने वाले को बिल काट के देंगे तो उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका GST टिन नंबर, डेट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम लोग लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो GST है वो प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ डिलीवरी के ऊपर, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और डिलीवरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। तो हमें बिल काटती दफ़ा हर चीज़ मेंशन करके देखनी पड़ेगी कि हम लोग जो गुड्स की डिलीवरी दे रहे हैं उसका प्लेस क्या है, आपको वो डिफाइन करके देना पड़ेगा। उसका एड्रेस भी मेंशन करेंगे और प्लेस ऑफ डिलीवरी भी आप मेंशन करेंगे। और यदि आपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू आप माल भेज रहे हैं तो आपको वो डिटेल्स भी उसके अंदर मेंशन करके देनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ ई-वे बिल के बारे में भी। यदि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने स्टॉकिस्ट को कोई माल भेज रही है और माल की वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा बनती है, तो इनको इलेक्ट्रॉनिक वे बिल भी जनरेट करना पड़ेगा, जिसको हम लोगों ने ई-वे बिल का नाम दिया है। आपने बिल काटा और बिल के अंदर जो टोटल वैल्यू बनी है वो 50,000 से ज़्यादा बनी है, तो आपको GST नेटवर्क पर जाकर, कंप्यूटराइज सारा सिस्टम है, आपने वहाँ जाकर अपने बिल की सारी डिटेल पंच करनी है। डिटेल आपकी जो है, बिल आपका कंप्यूटराइज भी है, मैनुअल भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको जो ई-वे बिल जनरेट करना है वो कंप्यूटराइज होगा। उसमें आपको सारी डिटेल्स पंच करनी है, बिल का नाम, बिल का सीरियल नंबर, उसकी डेट, आपके सामने वाले डीलर का नाम, उसका एड्रेस, अगर आप ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहे हैं गाड़ी का नाम, कहाँ भेज रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी आपको पंच करनी पड़ेंगी। ई-वे बिल जनरेट होगा, उसकी 3 कॉपीज बनेंगी, वो आपको एक अपने रिकॉर्ड में रखनी है, और एक सामने वाले सेलर के पास जाएगी और एक ट्रांसपोर्टर के पास जाएगी। इसके अलावा जब आपने ई-वे बिल जनरेट कर लिया तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है और आपकी गाड़ी से माल उतर के दूसरी गाड़ी में जब शिफ्ट किया जाएगा तो वहाँ पे भी आपको एक नया ई-वे बिल जनरेट करना होगा। या दूसरी मैं कंडीशन में बात कर लेता हूँ कि आपने ट्रक के द्वारा माल भेजा और ट्रक से वो टेम्पो पे या ऑटो पे माल ट्रांसफ़र हुआ और छोटी गाड़ी पर ट्रांसफ़र होने के बाद वो फैक्ट्री में या आपके बिजनेस प्लेस के ऊपर डिलीवर हो रहा है, तो यहाँ 2 व्हीकल्स आ रही हैं, तो आपको दूसरा भी ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। जितनी बार गाड़ी बदली जाएगी उतनी बार आपको बिल जनरेट करने होंगे और उसकी डिटेल्स पंच करनी होंगी। बिल की 3 कॉपियां बनवानी पड़ेंगी, एक आप ट्रांसपोर्टर को देंगे, एक अपने रिकॉर्ड में रखेंगे और एक सेलर को आप देंगे। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न्स की। आपको महीने में 3 रिटर्न्स फाइल करनी है। एक, जैसे ही आपका मंथ क्लोज होगा, नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक आपको जो आउटपुट आपने जितनी भी सेल की है, आउटपुट रिटर्न जिसको हमने कहा है, उसके आप डिटेल्स मेंशन करेंगे। और जब मंथ क्लोज हुआ उसके अगले 15 दिनों तक आपको, 15वें दिन तक, मैक्सिमम 15 डेज तक के अंदर अंदर आपको एक रिटर्न और फाइल करनी है। वो इनपुट्स की डिटेल आ जाएगी कि आपने माल जो खरीदा है किस किस से खरीदा है, आपकी सारी डिटेल्स, आपकी लेजर्स की डिटेल्स, सब कुछ ऑनलाइन आप व्यू करके देख सकेंगे। अगर आपने किसी को माल बेचा है तो वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी ई-वे लेजर में आ जाएगी। और यदि आपने किसी से माल खरीदा है तो जो भी आपका टैक्स क्रेडिट बनता है वो आपके लेजर में उसको ऑनलाइन आप देख सकेंगे। और 20 तारीख को आपको कंसोलिडेटेड परचेज और सेल की एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। बीच में जो डेज का गैप दिया गया है वो इसलिए दिया गया कि अगर कहीं कोई बिल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आपने एक बिल शो कर दिया, सामने वाले ने नहीं शो किया, या सामने वाले ने आपको माल बेचा और आपको दिखाने से रह गया, या क्वांटिटी में कोई डिफरेंसेस आ रही हैं, तो आप उसको अकाउंटेंट्स के थ्रू, सीएस के थ्रू या प्रोफेशनल लोगों के थ्रू अपने रिटर्न्स को चेंज कर सकेंगे और अपने रिटर्न्स को ठीक ढंग से आप फाइल कर सकेंगे। एक बार जो आप रिटर्न फाइल कर देंगे आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते, इस बात का ज़रूर ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि इसमें मेन चीज़ यही आ रही है कि रिटर्न एक बार जो फाइल हो जाएगी उसके बाद उसको हम दोबारा नहीं चेंज कर सकेंगे। असली अब जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि अब हमारे स्टॉक का क्या होगा। क्या हम स्टॉक के ऊपर जो ऑलरेडी टैक्स देकर आए हैं उसका हमें कोई एडवांटेज मिलेगा? जो 30 जून को हमारे पास स्टॉक हमारी बुक्स में रह जाएगा। फ्रेंड्स, जो स्टॉक आपके पास 30 जून को पड़ा है
और जो टैक्स आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रहा है, या जो आप एक क्वार्टर पूरा होने के बाद 30 जून को जो आपका क्वार्टर होगा और उसकी आप जो रिटर्न फाइल करेंगे 31 जुलाई तक हरियाणा वैट के अंदर, तो जो भी आपका टैक्स क्रेडिट होगा वो आपको जीएसटी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा टैक्स मिलेगा। आपको अपने रिटर्न्स फाइल करनी है। केवल आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। वो बातें आपकी ये आ रही हैं कि जो आपके पास गुड्स पड़ी हैं वो 1 साल पुरानी ना, 1 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो। दूसरी चीज़, आपके पास सारे इनवॉइसेस की डिटेल होनी चाहिए और आपकी रिटर्न सारी अप टू डेट होनी चाहिए। इनपुट क्रेडिट लेने के लिए अगर आपने 6 महीने पुरानी अगर कोई रिटर्न्स नहीं फाइल करी, अपनी टैक्स लायबिलिटी नहीं क्लियर करी, तो इनपुट टैक्स का आप एडवांटेज नहीं ले पाएंगे जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रहा है। तो 30 जून तक आपको सारी रिटर्न्स अपनी अप टू डेट करनी है, सारी टैक्स लायबिलिटीज पे करनी है। इसके अलावा जो आपकी किताबों में स्टॉक बचा हुआ है और इस पर जो टैक्स बन रहा है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। हमने आज काफ़ी कोशिश करी है कि फार्मा कंपनी से रिलेटेड जितनी भी हम लोगों को क्वेरीज मिल रही थी हम उसको सॉर्ट आउट करें। हमने इसका एक प्रयास किया है। इसके अलावा जो भी आप लोगों की क्वेरीज आ रही हैं आप हमें बताएं, हम लोग कोशिश करेंगे आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डालें कि हम साथ के साथ उसको दूर करें। आपकी जो भी क्वेरीज आ रही हैं उसके लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारी ईमेल का जो एड्रेस है आपको हमारे वो अबाउट बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, आप हमारे इस चैनल को बी द रूलर ऑफ टैक्स को सब्सक्राइब करें, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको भेजें। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, हम लोग डेली बेसिस पे उसको अपडेट कर रहे हैं। आप हम लोगों को फेसबुक पर, ट्विटर पे, लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी ये कोशिश है कि जीएसटी आने से पहले जितना हम लोग आप लोगों के क्वेरीज को दूर कर सकें उसके हम लोग एक भरसक प्रयास कर रहे हैं और हमें आपके साथ की उम्मीद है। थैंक यू दोस्तों। के लिए देखते रहिए मेडिकेयर न्यूज वेबसाइट। पसंद आए तो करें पेज लाइक।